welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, today we'll be discussing section 323 CRPC, which is to be read with 209 CRPC. Guys, basically section 323 talks about committal to the Court of Sessions. Guys, before you watch this lecture, if you have not watched my previous videos yet, please go and watch them. It's my humble request guys, CRPC की videos को playlist में first video से देखना, क्योंकि हर एक वीडियो में it is a continuation of the previous one. हर एक वीडियो previous लेक्चर का continuation है. बहुत कुछ आपका शायद इस लेक्चर में मिस आउट हो जाएगा, नहीं समझ आएगा अगर आपके previous concepts clear नहीं हैं. Because I'll be going through them very quickly. दोबारा से बार-बार we won't be discussing them in greater detail here. All right. अब गई section 323 which talks about committal to the courts of sessions. इसका basic purpose क्या है? What is meant by committal? Let me tell you one thing. Section 29 CRPC already हमने discuss कर लिया. सेक्शन 29 में हमने कॉम्पिटेंसी टू पनिश के बारे में पढ़ा था. हमने देखा था कि जो मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, जुडिशल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास एंड चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट, इनकी कॉम्पिटेंसी होती है टू पनिश. एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फाइन वो इम्पोज कर सकते हैं, लिमिटेड अमाउंट ऑफ इम्प्रीजनमेंट वो दे सकते हैं. उससे बाहर जाके वो इम्प्रीजनमेंट नहीं दे सकते, उससे बाहर जाके वो फाइन नहीं इम्पोज कर सकते हैं. अब गाइस, बहुत बार ऐसा होगा कि बहुत सारे केसेस हैं विच आर ऑल द ट्रायबल बाय अ मैजिस्ट्रेट. मैजिस्ट्रेट उनको ट्राई तो कर सकता है. कैसे कर सकता है? अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा, शेड्यूल 1 क्लासिफिकेशन 1 कॉलम 6 CRPC का जो है उसमें लिखा है कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्रायबल. तो वहाँ पे अगर एनी मैजिस्ट्रेट लिखा है, कोई भी मैजिस्ट्रेट किसी भी ऑफेंस को अगर ट्राई कर सकता है, IPC के किसी भी ऑफेंस को अगर वो ट्राई कर सकता है, तो वहाँ पे हम ये कहेंगे कि ट्रायल वो मैजिस्ट्रेट कर सकता है. बट गाइस, ज़रूरी नहीं है कि अगर वो ट्रायल करेगा पनिशमेंट भी वो मैजिस्ट्रेट इन्फ्लिक्ट कर सकता है. एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट है 7 ईयर्स और मे बी 10 ईयर्स. जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में वो केस चल रहा है, ट्रायल इज गोइंग ऑन. अब ट्रायल ख़त्म होने के बाद जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को लगता है कि ये ऑफेंस काफ़ी सीरियस है, इसको 7 साल की जो पनिशमेंट है उतनी पूरी मिलनी ज़रूरी है. बट आयरनी ये है कि जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट कर ही नहीं सकते. 29 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 29 CRPC के अकॉर्डिंग उनकी कॉम्पिटेंसी सिर्फ 3 साल की है, उससे ज़्यादा वो पनिश नहीं कर सकते. अब अपनी कॉम्पिटेंसी से बाहर निकल के आप पनिश नहीं कर सकते, अदरवाइज सेक्शन 29 वुड बिकम रिडंडेंट, उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा. इस सिचुएशन में क्या होता है? ऐसी सिचुएशन में अगर एक मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ट्रायल तो मेरे पास चल रहा है, ट्रायल चल भी सकता है क्योंकि शेड्यूल ने अलाउ किया है कि किसी भी मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में ट्रायल हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि अगर ट्रायल हो सकता है तो पनिशमेंट भी वो मैजिस्ट्रेट इन्फ्लिक्ट कर सकता है. मैजिस्ट्रेट को लगता है कि 3 साल या उससे कम की पनिशमेंट देके केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए एज फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस ऑफ द केस में रिक्वायर, तो ठीक है, वेल एंड गुड. लेकिन अगर उनको लगता है कि केस बहुत सीरियस है, 3 साल से ज़्यादा पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट होनी ज़रूरी है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस, पनिशमेंट ज़्यादा होनी ज़रूरी है. क्योंकि उनकी कॉम्पिटेंसी नहीं है, ऐसी सिचुएशन में वो क्या करेंगे? केस को या तो सबमिट करेंगे या फिर कमिटल करेंगे. अब जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के ऊपर हायरार्की में सेक्शन 6 में हमने डिस्कस किया था कि हायरार्की में जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के ऊपर चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट आते हैं और उनके ऊपर कोर्ट ऑफ सेशंस आता है. अब चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट जो है उनकी कॉम्पिटेंसी 7 ईयर्स की होती है इम्प्रीजनमेंट देने की. अब मेरी एग्जांपल में हमारा जो ऑफेंस है, इट इज़ पनिशेबल विद 7 ईयर्स ऑफ इम्प्रीजनमेंट. तो जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास क्या करेंगे? केस ऊपर भेज देंगे चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट को, ठीक है, या फिर उनकी मर्जी है वो कोर्ट ऑफ सेशंस को भी भेज सकते हैं केस. अगर वो केस CJM के पास जाएगा, उसको हम सबमिशन कहते हैं. 325, इसके बाद हम 325 डिस्कस करेंगे. अगर जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास एज द केस में भी अगर वो केस CJM को भेजते हैं, अगर वो उनकी CJM की कॉम्पिटेंसी के विदिन होगा तो CJM के पास केस जाएगा, दैट इज कॉल्ड सबमिशन. और अगर केस कोर्ट ऑफ सेशंस के पास जाता है उसको हम बोलते हैं कमिटल. तो सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी, वोकैबुलरी का फ़र्क है. केस को ऊपर भेजना जस्ट बिकॉज वो आपकी कॉम्पिटेंसी के बाहर है, उसको हम बोलते हैं ईदर सबमिशन टू CJM अंडर 325 CRPC और कमिटल टू द कोर्ट ऑफ सेशंस अंडर 323 CRPC. आई होप गाइज इसका बेसिक पर्पस या इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका है कि हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे. अब अगर मैं आपको इसकी सेक्शन 323 की वर्डिंग समझाऊँ, इसकी वर्डिंग सिर्फ ये कहती है कि अगर कोई भी ऐसा केस है जो किसी भी मैजिस्ट्रेट के पास उसका या तो इंक्वायरी चल रही है
या ट्रायल इज गोइंग ऑन। अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट आई थिंक आपको पता भी होगा इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस करेगी। गाइज सीआरपीसी में इन्वेस्टिगेशन इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द पुलिस। पुलिस हमेशा इन्वेस्टिगेशन करती है, इंक्वायरी और ट्रायल जो है वो हमेशा मैजिस्ट्रेट करेगा। 3 स्टेजेस होती हैं, पहली होती है इन्वेस्टिगेशन फॉलोड बाय इंक्वायरी एंड देन ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस ऑफिसर्स करते हैं, इंक्वायरी एंड ट्रायल इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द मैजिस्ट्रेट्स। अब वो कोई भी मैजिस्ट्रेट कर सकता है, सीआरपीसी के शेड्यूल में क्लियरली लिखा है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सेक्शन 323 क्या कहते हैं कि अगर कोई भी ऐसा केस है जिसकी या तो इंक्वायरी या फिर ट्रायल इज गोइंग ऑन इन द कोर्ट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। अब मैजिस्ट्रेट को लगता है एनी टाइम इन बिटवीन, चाहे वो इंक्वायरी इज गोइंग ऑन या फिर ट्रायल इज गोइंग ऑन, एनी टाइम इन बिटवीन मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये तो ऐसा केस है जो कोर्ट ऑफ सेशंस को ही ट्राई करना चाहिए, तो वो क्या करेंगे, कोर्ट ऑफ सेशंस को केस कमिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वर्डिंग है ऑट टू बी ट्राइड। अगर किसी भी टाइम ड्यूरिंग इंक्वायरी और ट्रायल मैजिस्ट्रेट इज ऑफ एन ओपिनियन, मैजिस्ट्रेट का मतलब कौन है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, फर्स्ट क्लास और सीजेएम, तीनों इसी के अंदर आ जाएंगे। अब ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए अगर सेक्शन 6 आपने देखा है। ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि केस इज वन विच ऑट टू बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशंस, तो वो कोर्ट ऑफ सेशंस को केस क्या कर देंगे, कमिटल कर देंगे। केस को ऊपर भेजना एक हायर अथॉरिटी के पास, दैट इज कॉल्ड कमिटल टू द कोर्ट ऑफ सेशंस। अब गाइस यहाँ पे ये पॉइंट डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि ऑट टू बी ट्राइड का मतलब क्या है। ऑट टू बी ट्राइड को इग्नोर हम नहीं कर सकते। ऑट टू बी ट्राइड इज अ ग्राउंड फॉर कमिटल। देखा जाए तो कोई ऐसा केस जो मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये भेजना ज़रूरी है, क्योंकि अब आपको लगता है वो भेजना ज़रूरी है, आपको उसको भेजना ही होगा कोर्ट ऑफ सेशंस के पास। बट व्हाट आर दोज ग्राउंड्स, ये ऑट टू बी के पीछे क्या है, इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला तो इनकॉम्पिटेंसी टू पनिश। बिल्कुल बिगिनिंग में मैंने आपको बता दिया कि अगर आप इनकॉम्पिटेंट हो टू इन्फ्लिक्ट पनिशमेंट, आपको लगता है कि पनिशमेंट ज़्यादा मिलनी चाहिए, बट क्योंकि आपकी कॉम्पिटेंसी में नहीं है, इट बिकम्स अ केस विच ऑट टू बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशंस। वहाँ पे पनिशमेंट कोर्ट ऑफ सेशंस दे सकता है। अब कंफ्यूज मत होना, हम इसको सीजीएम को भी भेज सकते हैं, लेकिन उसको हम कमिटल नहीं कहेंगे, वो फिर 325 में हम स्टडी करेंगे, विच इज़ कॉल्ड सबमिशन टू द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। आई होप दैट थिंग इज क्वाइट क्लियर टू यू। सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल गाइस, कोई भी ऐसा केस है जिसके एविडेंसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये केस अगर कोर्ट ऑफ सेशंस ट्राई कर लेगा और वही अगर पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट करेंगे तो अच्छा होगा, या फिर कोई ऐसा केस है विच इज़ इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, बहुत सारी पब्लिक के इंटरेस्ट्स इन्वॉल्व हैं, तो वो केस खुद अपने हाथ में लेने की बजाय हम एक सुपीरियर अथॉरिटी के पास भेज देते हैं कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, क्योंकि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व, इट्स बेटर अगर सुपीरियर कोर्ट जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा विजडम है, अगर वो इनको डिस्कस करेंगे और इनको ट्राई करके पनिश करेंगे तो बेटर होगा। या फिर गाइज फॉर एग्जाम्पल, कोई भी सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को लगता है कि देयर इज सम क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ अनयूजुअल डिफिकल्टी, बहुत ही अजीबोगरीब क्वेश्चन है, अगर कोर्ट ऑफ सेशंस के पास भेजेंगे तो इस केस में जस्टिस वही कर पाएंगे। इट इज़ समथिंग विच इज़ टू बी सेंट टू देम, क्योंकि उनके पास ज़्यादा विजडम और एक्सपीरियंस है, तो हम उनको भेज देंगे। या फिर गाइज एक ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, अगर सेक्शन 407 में हाई कोर्ट को लगता है कि अगर ये केस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास रहेगा तो वो इंक्वायरी और ट्रायल फेयर नहीं होगा, तो हाई कोर्ट भी ऑर्डर कर सकता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को कि इस केस को कमिट कर दिया जाए टू द कोर्ट ऑफ सेशंस। जब हम सेक्शन 407 सीआरपीसी को ग्रेटर डिटेल में डिस्कस करेंगे, देन दैट पॉइंट विल बी क्लियर टू यू। एज ऑफ नाउ इतना ही समझ लो। तो आपको समझ आ गया कि ऑट टू बी ट्राइड वाले कौन से केसेस हैं, जहाँ पे नेसेसरीली शुड बी, दैट केस शुड बी कमिटेड टू द कोर्ट ऑफ सेशंस। तो बेसिक से पॉइंट्स होते हैं कि अगर आपको लगता है और आप भेज सकते हो। एंड गाइस, अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट वंस अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैज़ मेड अप हिज माइंड, एक बार उसने अपना मन बना लिया कि मुझे केस को अब कमिटल करनी है, तो उसको कमिटल करनी ही होगी। यहाँ पे लिखा है ही शैल कमिट, 100% कमिट करना होगा। अगर आपने मन बना लिया, अब अगर आपने मन बना ही लिया, इट मीन्स एक्चुअल में कुछ तो बात है ना कि आप केस को ट्राई नहीं कर सकते। अब इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस से कहते हैं कि अगर एक बार आपने मन बना लिया, अब आपको केस कमिटल करना ही होगा टू द कोर्ट्स ऑफ सेशंस। अब गाइस पॉइंट यहाँ पे ये है कि इट इज़ एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज साइंड। जजमेंट को साइन करने से पहले, इट मीन्स सेंटेंस इन्फ्लिक्ट करने से पहले आपको ये करना होगा। ठीक है, अगर जजमेंट साइन कर ही दी, अगर सेंटेंस बता ही दिया, फॉर एग्जाम्पल या तो एक्विटल होगी एंड में ट्रायल के बाद, या कन्विक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने कन्विक्शन कर दी, उन्होंने कहा दिस पर्सन अक्यूज इज गिल्टी नाउ, क्योंकि ये गिल्टी है तो सो एंड सो इसको पनिशमेंट मिलेगी। अगर जजमेंट साइन कर दी है, कन्विक्शन लिख ही दिया,
फिर कमिटल का मतलब ही नहीं, फिर कमिटल की ज़रूरत ही नहीं है। एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज असाइंड, एनी टाइम बिफोर सेंटेंस इज पास्ड, एनी टाइम बिफोर कन्विक्शन इज ग्रांटेड, उस टाइम के पहले कभी भी ड्यूरिंग इंक्वायरी और ट्रायल मैजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, केस को कमिट कर सकते हैं। बट गाइज नॉर्मली व्हाट हैपन्स इसकी इंक्वायरी की स्टेज पे कमिटल होता नहीं है, ऑल्दो यहाँ लिखा है लेकिन होता नहीं है। इंक्वायरी यूजुअली एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस मैजिस्ट्रेट्स खुद ही करते हैं। इंक्वायरी के बाद जब ट्रायल को वो इनिशिएट कर देते हैं ना, फिर उस दौरान वो कोर्ट ऑफ सेशंस के पास केस को भेज देते हैं, क्योंकि गाइज कोर्ट ऑफ सेशंस जो है वो सुपीरियर कोर्ट से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंजेशन है, तो इंक्वायरी वो खुद ही करते हैं। और इंक्वायरी करने के बाद वंस ट्रायल इज इनिशिएटेड, ट्रायल को इनिशिएट करने के बाद वो क्या करते हैं, केस को कमिटल कर देते हैं। एंड अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट जब केस कमिट हो गया, जब ट्रायल अब वहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशंस में स्टार्ट होगा, तो वो कोर्ट ऑफ सेशंस अपनी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में केस को ट्राई करेगा। अगर आपको सेक्शन 26 याद हो, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था कि हाई कोर्ट के पास एंड कोर्ट ऑफ सेशंस के पास कंकरेंट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होती है, दोनों के पास एक टाइम पे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होती है टू ट्राई अ केस। प्लीज़ रिमेंबर, अब आप याद करो वहाँ पे ट्रायल वर्ड पे मैंने बहुत फोकस किया था, तो वो यहाँ से हम रिलेट कर सकते, तभी उस सेक्शन के बाद डायरेक्टली हम इस सेक्शन पे आए हैं जहाँ पे हमने बात करी कि अगर ट्रायल करना है तो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशंस भी कर सकते हैं एज कोर्ट्स ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। फर्स्ट इंस्टेंस मतलब कि पहली बार में ही केस वहाँ फाइल हुआ। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ट्रायल कौन कर रहा है, ट्रायल मैजिस्ट्रेट ने तो किया ही नहीं, ट्रायल की स्टेज पे उन्होंने कमिटल कर दी। अब जब वो केस कमिट होकर कोर्ट ऑफ सेशंस के पास जाएगा तो कोर्ट ऑफ सेशंस एज अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस उसको ट्राई करेगा। आई होप गाइस दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर टू यू। अब ये पूरी वर्डिंग है सेक्शन 323 की। 323 is to be read with 209 CRPC. Why so? क्योंकि 209 CRPC में प्रोसीजर हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड। वंस अ केस हैज़ बिन कमिटेड, फाइन, हमने मान लिया कि केस को हमने कमिट कर दिया कोर्ट ऑफ सेशंस में। अब उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, तो वो 209 में लिखा है। प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। प्रोसीजर में सिर्फ ये लिखा है कि अगर कमिटल के बाद जुडिशल मैजिस्ट्रेट को ये लगता है, अब ऑब्वियसली गाइस कमिटल एकदम नहीं हो जाती, देन एंड देयर कमिटल नहीं होगी, कुछ दिनों का गैप इन बिटवीन होगा, ठीक है ना, कमिटल एकदम से नहीं हो जाएगी। तो जो गैप इन बिटवीन होगा उस टाइम पे अगर जुडिशल मैजिस्ट्रेट को लगता है कि बेल दी जा सकती है एज पर द प्रोविजंस ऑफ CRPC रिलेटेड टू बेल, अगर अक्यूज्ड को बेल मिल सकती है तो उसको बेल दे दी जाएगी। बिकॉज गाइस आफ्टर ऑल आपने सुना होगा कि बेल इज़ द नॉर्म एंड जेल इज़ एन एक्सेप्शन। जहाँ तक पॉसिबल है एक इंसान की फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, वहाँ तक हमें उसको बेल देनी होगी। तो अगर तो जुडिशल मैजिस्ट्रेट को लगता है कि जब तक कमिटल नहीं होती, जब तक एक्चुअल में केस कोर्ट ऑफ सेशंस तक नहीं पहुँचता, इन बिटवीन जो भी टाइम गैप होगा, अगर तो बेल पॉसिबल है एज पर द प्रोविजंस ऑफ CRPC, उस इंसान को बेल पे छोड़ दिया जाए। अगर बेल पॉसिबल नहीं है, यू कैन रिमांड दैट अक्यूज टू कस्टडी ऑल्सो। रिमांड का मतलब है ऑर्डर, यू कैन ऑर्डर जुडिशल कस्टडी ऑल्सो, उसको जुडिशल कस्टडी में रख लो जब तक केस कोर्ट ऑफ सेशंस तक नहीं पहुंचता, कमिटल नहीं होती। या फिर प्रोसीजर में ये भी लिखा है 209 में कि अगर आपको लगता है कि जब तक ट्रायल चल रहा है, केस हैज़ बिन कमिटेड, फॉर एग्जाम्पल 1 अगस्त को केस हैज़ बिन कमिटेड, लेकिन अब केस कमिटल के बाद ट्रायल विल गो ऑन। आपको मैंने कहा ना कि ट्रायल के दौरान या फिर इंक्वायरी के इन बिटवीन कहीं पे भी किसी भी स्टेज पे आप कमिटल कर सकते हो। अगर आपने ट्रायल के लिए कमिटल कर दिया कि कोर्ट ऑफ सेशंस ट्राई करेगा केस को, अब ट्रायल जब तक वहाँ चलेगा तब तक भी जुडिशल मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि आप उस इंसान को जुडिशल कस्टडी में रख सकते हो। तो कस्टडी में रखना कब तक वो आपकी मर्जी है, मैजिस्ट्रेट की मर्जी रहती है कि कब तक उसको कस्टडी में रखना है, जब तक केस कमिट नहीं होता तब तक, या फिर जब तक ट्रायल एक्चुअल में कंप्लीट नहीं होगा कोर्ट ऑफ सेशंस में तब तक। सो दैट इज सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, एज पर द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस ऑफ ईच केस ये चीज़ वेरी करती है। प्लस उसके बाद तो सिंपल है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास केस की, ऑब्वियसली होंगी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगी, बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे, बहुत सारे एविडेंसेस होंगे, वो कोर्ट ऑफ सेशंस को देने ज़रूरी है। केस कमिट हो गया तो सब कुछ अब कोर्ट ऑफ सेशंस के पास चला जाएगा। प्लस कोर्ट ऑफ सेशंस के पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बता दिया जाएगा दैट दिस सो एंड सो केस हैज़ बिन कमिटेड। अब क्योंकि केस कमिटल हो गया तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होगा कोर्ट ऑफ सेशंस का, अब वो इस केस को देखेगा, वो इस केस के प्रोसिक्यूशन करेंगे। आई होप गाइस आपको 323 एंड 209 समझ आ चुका है। बट गाइस 209 सिर्फ इतना ही नहीं है, सेक्शन 209 में हम एक और चीज़ की बात करते हैं। सेक्शन 209 की हेडिंग है केसेस एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट्स ऑफ सेशंस। सो बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे। वैसे टाइम एंड अगेन मैं ऑलरेडी आपको ये बता चुकी हूँ कि शेड्यूल 1 क्लासिफिकेशन 1 कॉलम 6 CRPC में
बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं, बेस्ट एग्जाम्पल है सेक्सुअल ऑफेंसेस की, बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं विच आर एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशंस। वहाँ पे एनी मैजिस्ट्रेट नहीं लिखा, एनी मैजिस्ट्रेट में तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड CJM आते हैं, वहाँ पे ट्रायल में लिखा है कोर्ट ऑफ सेशंस। इट मीन्स वो वाले केसेज है जो एक्सक्लूसिवली कोर्ट ऑफ सेशंस में ट्राई हो सकते हैं, मैजिस्ट्रेट्स के पास पावर नहीं होती है। अब इसमें आप एग्जांपल आप ले लो सेक्सुअल ऑफेंसेस की। अब गाइज अगर कोई ऐसा ऑफेंस है विच इज़ एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशंस, वहाँ पे कमिटल करना मैंडेटरी है पर से। अगर कोई भी ऐसा केस है विच इज़ एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशंस, पहली बात तो आपको पता कैसे लगेगा कि कोई भी केस एक्सक्लूसिवली ट्रायबल है, आपको शेड्यूल देखना होगा। शेड्यूल में अगर कोर्ट ऑफ सेशंस लिखा है, इट मीन्स इट इज़ अ केस एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशंस, तो कोर्ट ऑफ सेशंस ही उसको ट्राई करेगा। एक्सक्लूसिवली मतलब टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर्स, कोई और इसको ट्राई नहीं कर सकता, क्योंकि आप ही कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आप कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हो और आप ही केस को ट्राई करोगे। अब जब कोर्ट ऑफ सेशंस केस को ट्राई करता है, वहाँ पे इट इज़ मैंडेटरी पर से, मैजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन नहीं है, उसको मैंडेटरीली केस को कमिट करना होगा कोर्ट ऑफ सेशंस में। गाइज एक माइन्यूट डिफरेंस है बिटवीन 209 एंड 323, उसको समझ लो। 323 कहता है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की मर्जी है, उन्होंने केस कमिट करना है या नहीं करना, बट अगर उन्होंने एक बार मन बना लिया कि इट इज़ अ केस ऑट टू बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशंस, फिर उनको कमिटल करनी मैंडेटरी है, फिर शैल है। लेकिन 209 क्या कहता है कि क्योंकि इट इज़ अ केस विच इज़ एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशंस, तो वंस इंक्वायरी इज डन, एक बार आपने इंक्वायरी कर दी, मैंडेटरीली आपको कोर्ट ऑफ सेशंस को केस कमिट करना ही होगा। मैंडेटरी है कि आपको करना ही होगा, उसमें आपकी इफ़ एंड बट्स नहीं चलेंगे, वहाँ पे आपकी डिस्क्रिप्शन नहीं है कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। आई होप गाइस आपको क्लियर हो चुका है। एंड वंस the case which is exclusively triable by the court of sessions is committed to the court of session, एक बार आपने इसको कमिट कर दिया, इंक्वायरी करने के बाद कमिट कर दिया, प्रोसीजर वही चलेगा जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बेल का या फिर रिमांड कस्टडी वाला। आई होप गाइज ऑल दीज थिंग्स आर क्वाइट क्लियर टू यू। I'll be coming up with many more sections on CRPC. Till then guys, keep learning, keep shining, stay safe and bye-bye.